हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आए दिन आप सभी के तरह तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस प्रकार की क्वेश्चन आती है कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली है, तो क्यों गिरावट देखने को मिली है? क्या ये जो कंपनी है ये अब बर्बाद हो गई, अब खराब हो गई है? इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है, तो अभी हमें काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, लेकिन हमारा विजन है लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो क्या होल्ड करना सही रह सकता है या नहीं, या लॉस बुक करके हमें निकल जाना चाहिए? लॉस बुक करके निकलना सही हो सकता है या नहीं? साथ ही साथ कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं जिनके तरफ से ये क्वेश्चन आ रही है कि भाई मुझे कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है एंड मुझे यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? तो काफ़ी सारे तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सबके क्वेश्चंस के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इस स्टॉक के ऊपर अगर आपको थोड़ा भी बाय या सेल की इंटरेस्ट लगती है, तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम गिरावट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो गाइज, पिछले 1-2 साल में ये जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाई है एंड यहाँ पर आप लोग बस सिंपल सी इस तेजी के अनुसार समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन तेजी आई है स्टॉक में। एंड यही तेजी देखकर तो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना लॉस कराया है। कोई भी लेवल्स हो, मुझे बस बाइंग करना है तो करना है, इस प्रकार से सोच रखकर इन्वेस्टर्स एकदम फोमो में आकर बाइंग कर रखे थे। ठीक है, एंड यहाँ पर जब गिरावटें आई तो काफी झटका लगा इन्वेस्टर्स को, स्पेशली बिगिनर्स को। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स ही इस प्रकार की जाल में फंसते हैं। यहाँ पर देखो, जब हाई डेली के डेली लग रही थी स्टॉक में, तब हमने डिस्कस भी किया था और हमने उस टाइम भी बोला था कि हाई के लेवल्स पर बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हमारा ही मजाक उड़ाते थे। चलो वो बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हम गिरावट की बात करें तो अपने 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें जो कि 1455 की है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग ये जो स्टॉक है ये -52% तक करेक्ट हो चुकी है। अगर हम इस लो तक की बात करें जो कि है 1295 के अप्रोक्स, तो यहाँ पर -57% का करेक्शन देखने को मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है स्टॉक के अंदर। ऐसे में इन्वेस्टर्स नेगेटिव तो होंगे ही होंगे, खास करके वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हाल फिलहाल ही मार्केट में एंट्री लिए हैं। अब देखो यहाँ पर गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, कंपनी के अंदर ऐसी कुछ भी खराबियां नहीं आई है। ठीक है, इंटरनली कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है, इस वजह से यहाँ पर गिरावटें हमें नहीं देखने को मिली है कि कंपनी ही बेकार हो गई है, कंपनी के अंदर खराबी आ गई है। ठीक है, ये समझा करो। अब देखो गिरावट क्यों आई है ये समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम वैल्यूएशन की यहाँ पर बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक की काफी हाई हो रखी थी। उस वक्त की अगर हम बात करें जब 52 वीक हाई की लेवल बन रही थी, तब 300 के अप्रोक्स स्टॉक की पी हुआ करती थी। चलो यहाँ पर मैं आपको पी हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा। देखो ये है 5 इयर्स का यहाँ पर पी का चार्ट। तो यहाँ पर देखो, अगर हम पहले की बात करें, बहुत पहले की यहाँ पर बात है, ये जो पीक लगी है 2022 के समय की बात करें तो लगभग यहाँ पर मतलब 850 की पी हुआ करती थी। ठीक है, 850-900 के अप्रोक्स हुआ करती थी, लेकिन वहां से काफी ज्यादा पी गिरी है एंड फिर यहाँ पर इस प्रकार से रेंज में पी चली एंड उसके बाद देखो यहाँ पर पहुंची है जो 52 वीक हाई की अभी हम बात कर रहे थे। तो वो यहाँ पर जो पीक है
लगभग 286 की पी थी उस वक्त, ठीक है। 300 के अप्रोक्स मानकर चल सकते हैं। इसके कंपैरिजन में तो ये जो पी है ये कम ही है, लेकिन ओवरऑल ये भी काफी हाई पी है, ठीक है। तो हाई वैल्यूएशन पर उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रही थी। ये 2024 का ही समय है, ठीक है। 2024 में जब स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई का लेवल बना था, तब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस समय की बात कर रहे हैं। तो 300 के अप्रोक्स पी हुआ करती थी। अभी की बात करें तो लगभग 100 की मानकर चल सकती हैं। तो देखो वैल्यूएशन काफी हाई हो रखी थी। इस वजह से देखो वैल्यूएशन अगर हाई होती है स्टॉक के अंदर, तो किसी न किसी बहाने से स्टॉक के अंदर आगे चलकर करेक्शन हमें देखने को मिलते ही हैं। वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए प्राइस कभी न कभी नीचे गिरता ही है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली है, कुछ बहाने मिले, उस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिली है, ठीक है। वैल्यूएशन काफी हाई हो रखी थी। अभी भी यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी काफी हाई है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक के पी की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर 37.8 है इंडस्ट्री की पी और स्टॉक की पी है 93.4 की। तो वैल्यूएशन अभी भी हाई है, जबकि ये 50% के अप्रोक्स करेक्ट हो चुकी है अपने हाई के लेवल से। तो सोच सकते हो कि कितनी हाई वैल्यूएशन पर लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई स्टॉक इस प्रकार से तेजी के साथ बढ़ती है तो आगे चलकर एक लंबे समय के लिए रेंज में जाने वाली है, इस प्रकार की इंडिकेशन हमें मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली है, एकदम सीधी तेजी। एंड इस प्रकार की तेजी होने के बाद एक खतरे की घंटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर अचानक से बहुत ज्यादा तेजी आती है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो आगे चलकर लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म करने लगती है कोई भी स्टॉक। अब देखो यहाँ पर ऑपरेटर्स का गेम भी काफी ज्यादा चलता है। तो ऑपरेटर्स की जाल में भी लोगों ने अपना पैसा गंवाया है, ठीक है। ऑपरेटर्स पंप एंड डंप कर करके इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं। जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पर बस तेजी को देखकर इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड फिर उसके बाद ऑपरेटर्स अपने सारे के सारे अमाउंट्स को निकालते हैं, तो स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिलने लगती है। एंड यहाँ पर लोअर सर्किट के साथ गिरावट आती है, 5% की लोअर सर्किट, 5% की अपर सर्किट, इस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टर्स अगर बेचना भी चाहें तो बेच नहीं पाते हैं, अगर खरीदना चाहें तो खरीद नहीं पाते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके रिजल्ट्स की बात करें तो Q4 की जब रिजल्ट्स आई थी तो वहां पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी। तो वहां पर भी गिरावट हमें देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर। फिर अगर हम Q1 की बात करें, Q1 में भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की डेटा को खास यहाँ पर मतलब भाव नहीं दिया गया मार्केट के तरफ से, एंड स्टॉक के अंदर कुछ खास रिएक्शन भी हमें नहीं देखने को मिला। तो जब गिरावटें स्टॉक के अंदर आती है ना काफी लंबे समय की तेजी के बाद, तो कोई भी अच्छी न्यूज भी आती है तो उसका कुछ खास इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है स्टॉक प्राइस के अंदर, ठीक है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स। डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स ने भी काफी बेहतरीन रैली दिखाए हैं रिसेंटली 1-2 सालों में, एंड अब देखो उनको आराम करने का वक्त आ गया है। तो अब थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करेंगे वो स्टॉक्स। तो यहाँ पर उनको लेकर भी कुछ अच्छी न्यूज भी आती है, तो थोड़ी सी तेजी आती है एंड उसके बाद फिर स्लो डाउन देखने को मिलने लगती है। तो वही चीजें हैं, कोई भी स्टॉक अगर अचानक से बहुत बेहतरीन तेजी दिखाई है तो आगे चलकर लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म करने लगती है, एंड बढ़िया न्यूज भी आती है तो कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है स्टॉक प्राइस के अंदर, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि गिरावट के पीछे ऐसी कोई बहुत ही खराब रीजन नहीं है कि कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है इंटरनली, उसके वजह से गिरावट आ रही है, ठीक है। सिंपल सी एक्सटर्नल रीजन्स हैं, उनके वजह से गिरावट आई है, कंपनी बेकार नहीं हुई है, ये समझा करो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम आगे थोड़ा फंडामेंटल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं, एंड उसके बाद टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं हाई के लेवल्स पर तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 15,000 करोड़ के अप्रोक्स हो चुकी है।
52 वीक हाई के लेवल पर जब स्टॉक थी तो लगभग यहाँ पर 30,000 करोड़ की मार्केट कैप हुआ करती थी। स्टॉक पी की बात करें तो 93.4 है, इंडस्ट्री पी 37.8 है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। पेग रेशियो चलो ठीक है 0.65 की। आरओसी की परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन है 103%, आरओई 91.5%, चलो बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ये भी बढ़िया है 74.5%, प्लेज्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर करंट प्राइस की बात करें तो 1455, 52 वीक हाई 3038 और लो है 226 की। बुक वैल्यू 22.3 रुपए की। डेप्ट की बात करें तो 41.2 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0.18 की। चलो डेप्ट कुछ खास नहीं है एंड डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो इनके पास बढ़िया है 116 करोड़ की। तो जब चाहे तब कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो के माध्यम से डेप्ट को उतार सकती है, चलो बढ़िया बात है। डिविडेंड यील्ड 0.01% की, फेस वैल्यू 2 रुपए की। फिर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है 15.6 रुपए की। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी हमें हाई देखने को मिल रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पी हिस्ट्री को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स के अंदर देखो काफी बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। 162 करोड़, 351, 876 और 984, बहुत ही बेहतरीन। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। 9 करोड़, 55 करोड़, 145 और फिर 162, बहुत ही बेहतरीन है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर देखो मतलब स्टेबल की तरह यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इनके मार्जिन ना बढ़ रहे हैं, मार्जिन ना घट रहे हैं। वैसे यहाँ पर 15% के मुकाबले में 24% बढ़ी है, बढ़िया है। लेकिन फिर यहाँ पर 24% पर ही ओपीएम जो है इनकी रुकी हुई है। अगर ओपीएम और भी बढ़ती तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स थे इनके वो और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते थे। लेकिन चलो 24% भी है तो चलो ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिल रही है ओपीएम की परसेंटेज। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी जो डेटा है ये काफी बेहतरीन है, ट्रिपल डिजिट के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिपल डिजिट के साथ कंपनी के सेल्स बढ़े हैं पास्ट 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड टीटीएम में। फिर यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये भी ट्रिपल डिजिट के साथ देखने को मिली है। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो काफी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने। पास्ट में देख सकते हो, पास्ट 10 ईयर्स में जो स्टॉक की प्राइस है ये 92% से बढ़ी है। पास्ट 5 ईयर्स में 251% से, 3 ईयर्स में 265% एंड 1 ईयर में 460%। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के। इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स फोमो में आकर कोई भी लेवल्स पर बाइंग करने को तैयार थे। बाकी यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी एकदम बेहतरीन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब चलो आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स एकदम स्टेबल देखने को मिल रही है। एफआईआईज की तरफ से जून क्वार्टर में थोड़ी सी बाइंग हुई है, 0.2% से बढ़कर 0.83% हो चुकी है। अगर हम डीआईआईज की बात करें तो यहाँ पर देखो काफ़ी छोटी सी होल्डिंग है, एकदम माइनर सी यहाँ पर 0.01% की। एंड उसके बाद यहाँ पर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं अप्रॉक्स 25% के देखने को मिल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से पब्लिक के जो होल्डिंग्स हैं वो ट्रिम होते आए हैं। देख सकते हो यहाँ पर 25.43%, फिर 25.33%, फिर 24.69%। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कुछ खास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है। यहाँ पर जो एफआईआईज एंड डीआईआईज के होल्डिंग्स हैं ये अगर आगे चलकर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो ये एक गुड साइन हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं इनके होल्डिंग्स। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इन सब की बात करें तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है।
पास्ट में। एंड यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो यार कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन वैल्यूएशन हाई हो रखी थी। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से कंपनी ने काम भी किए, देख सकते हो सेल्स एंड प्रॉफिट्स किस प्रकार से बढ़े हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने इसे काफ़ी ज़्यादा भाव दे रखा था। ठीक है, काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा इनका जो भाव है ये बढ़ चुका था, वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुका था। तो वही यहाँ पर वैल्यूएशन करेक्ट होने के लिए स्टॉक यहाँ पर नीचे आई है, प्राइस नीचे आई है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अगर उनको काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, लेकिन अगर उनका विजन है लॉन्ग टर्म का और उनको कंपनी के ऊपर भरोसा है, ठीक है, अगर कंपनी की ग्रोथ, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, सब चीज़ देखकर उनको अगर ठीक लग रहा है और वो 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो फिर होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, अगर आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखा है लेकिन अमाउंट्स काफ़ी कम लगाए थे, तो इधर लो के लेवल्स पर अगर आपके पास पर्याप्त फंड है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि एक्यूमुलेट करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज इस एक स्टॉक के अंदर डाल दिया। तो एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना समझदारी होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो इसलिए उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितने की लॉसेज लेने को आप तैयार हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ये भी सोचकर समझकर चलो कि अगर यहाँ से भी स्टॉक करेक्ट हो गई, मतलब 52 वीक हाई से ओवरऑल 80% 90% तक भी अगर स्टॉक गिर गई तो मुझे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचो, क्योंकि उस प्रकार के यहाँ पर रिस्क हैं। जो स्मॉल कैप की कंपनीज होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो रिस्क होते हैं वो नॉर्मल माने जाते हैं। ठीक है, ये रिस्क होते ही हैं, तो इनको समझकर ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने चाहिए। बाकी देखो, अगर यहाँ पर अपने हाई के लेवल्स पर बाइंग किया है लेकिन अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लगा रखा है, तो अब यहाँ पर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ऐड ऑन करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के चक्कर में वेटेज दे देते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी देखो, यहाँ पर अगर आपने इधर इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन शॉर्ट टर्म का विजन था, तब तो यार पहले ही स्टॉप लॉस के साथ निकलना था। ठीक है, शॉर्ट टर्म का विजन है तो स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए और निकल जाना चाहिए, है ना। और लॉन्ग टर्म का विजन है तो पेशेंस के साथ थोड़ा सा रहना चाहिए। देखो, अगर आपका विजन है 3 साल 5 साल इस प्रकार का, इतने समय के लिए आप अगर होल्ड करना चाहते हो किसी स्टॉक को, तो 3 महीने 5 महीने 6 महीने इस प्रकार से समय अंतराल में अगर स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो उनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरावट आ रही है तो कंपनी के अंदर कुछ भी ऐसी खराबी नहीं आई है। तो ठीक है, अब चलो फ्रेश बाइंग के लिए डिस्कस करते हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार हैं तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट्स भी ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन मिल रही है, -52% के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किन्हीं को फर्स्ट एसआईपी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ से हो सके तो आगे चलकर स्टॉक और भी ज़्यादा गिर जाए। तो यहाँ पर कम अमाउंट अगर लगाकर चलेंगे और फिर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें आती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एसआईपीज को कंटिन्यू करते चलेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे, फिर से वही चीज़ें कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि एसआईपी करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार डिसीजंस ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। बाकी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट है 1295 के अप्रोक्स। यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो ये सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखकर चलना है। फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1500 का, फिर सेकेंड रेजिस्टेंस है 1718 का, थर्ड रेजिस्टेंस हो गया 1982 का। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।